जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं पर मैदान में उम्मीदवारों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसी कड़ी में बादशाहपुर विधानसभा में राव इंद्रजीत के नजदीकी कहे जाने वाले प्रोफेसर हंसराज यादव की भी दावेदारी सामने आ रही है। सरल व्यक्तित्व के धनी हंसराज यादव का बादशाहपुर विधानसभा में खासा दबदबा है और लोगों में इनकी पकड़ भी मजबूत है। ये भी एक कारण है कि उनकी टिकट की दावेदारी मजबूत है। उनका मानना है कि इस सीट पर उनके जितना पढ़ा लिखा कोई और उम्मीदवार नहीं है। आइए बात करते हैं प्रोफेसर हंसराज से। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए शामिल किया और इस चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों का भी मैं अभिवादन स्वीकार करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो सब मुझसे कनेक्ट होकर मेरे विचारों को सुनेंगे। मैं एमकॉम पास किया मैंने फरीदाबाद से, पीएचडी उसके बाद में किया। मैं प्रोफेसर रहा 2016 तक। फिर सरकार ने मुझे ऐसा उचित समझा, राव इंद्रजीत सिंह के कारण से मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर बनकर चंडीगढ़ में मैंने 3 साल तक सरकार को नौकरियों का महकमा संभाल कर सेवा दी। उसके बाद में दोबारा आया तो राव साहब ने मुझे फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिया। आजकल मैं डायरेक्टर भी हूँ कॉलेज का। डायरेक्टर पद पर रहते हुए लोगों की मैंने सेवाएं की है। जहाँ तक मेरा इस सोशल और पॉलिटिकल फील्ड का सवाल है, मैं 1984 से लगातार राव फैमिली के साथ में जुड़ा रहा हूँ और सेवा करता रहा हूँ। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद में 1984 के अंदर जब पहला चुनाव हुआ था तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और मैं उनके साथ में काम करना धीरे धीरे शुरू किया। 10 साल तक उनके साथ में काम किया। 1996 में राव इंद्रजीत सिंह जी राष्ट्रीय सिनेरियो पर आए और मैं उनके साथ में जुड़ा और उससे लगातार आज तक 28 साल से उनके साथ में काम कर रहा हूँ मैं। इसलिए सोशल और पॉलिटिकल फील्ड मेरे लिए कोई नया नहीं है। विधानसभा की तैयारी बादशाहपुर से कैसे आपको करने को मिला और क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे करेंगे आप? देखिए, विधानसभा की तैयारी तो मैं सोचता हूं कि जो लोग पॉलिटिकल फील्ड में हैं सभी सोच रखते हैं कि उनको टिकट मिले और वो जनता की सेवा करने के लिए आगे आएँ। कौन आदमी चुनाव लड़ेगा ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है। मैं भी इच्छा रखता हूं क्योंकि लंबे समय से समाज से जुड़ा हुआ हूं, पॉलिटिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूं मैं, तो इसलिए मैं लगातार लोगों की सेवा करता रहा हूं, लोगों के नब्ज को पहचानता हूं, लोगों की सेवा करता रहा हूं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, रोजमर्रा की समस्याओं से संबंधित हो, घरेलू समस्याएं। लोग बहुत ही सहज तरीके से मुझसे आकर मिलते हैं। नेताओं वाला ताना बाना मैंने कभी रखा नहीं। सामान्य माहौल में अपने घर का रखा, जैसे आपने देखा भी होगा। और कोई भी आदमी मुझे रोजाना आकर मिलते हैं और मैं उनका जो समस्याएं निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं भी चुनाव लड़कर और प्रतिनिधित्व दूं बादशाहपुर क्षेत्र को और मैं लोगों की सेवा करूं। जैसे कि अभी तक जितनी आ रही हम लोगों के पास जानकारियां हैं, सिर्फ राव ही क्यों बादशाहपुर को चुन रहे हैं? नहीं, राव नहीं चुन रहे। उम्मीदवारी जितनी रावों की हो रही है, किसी अन्य कास्ट की नहीं हो रही है। जैसे ठाकुरों को देखे तो सोना जा रहे हैं, पर यादव जितने हैं बादशाहपुर को चुन रहे हैं। देखिए, हम लोग जाति पाति में क्षेत्रवाद के अंदर भरोसा बिल्कुल नहीं रखते हैं, पर क्योंकि ये बादशाहपुर क्षेत्र अहिर बाहुल्य है तो इसलिए आपको लगता हो कि अहिर नेता यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं। और प्रजातंत्र है, हर एक आदमी को यहाँ से लड़ने का हक है। और मैं सोचता हूँ कि क्योंकि लोकसभा के दौरान बादशाहपुर विधानसभा ने 1,21,800 वोटों से जिता करके राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ से भेजा है, तो लोगों को लगता है कि ये प्रो बीजेपी सीट है, इसलिए लोगों का रुझान होगा। और वैसे तो सकते कोई रुकावट प्रजातंत्र में होती नहीं है, पर आमतौर पर लोग देखते हैं कि जहां पर उसकी बिरादरी के मतदाता ज्यादा हैं, शायद इसलिए लोग आते होंगे। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है और जिस ताने बाने मैंने काम किया, हम जाति पाति से ऊंचा उठकर काम करते हैं। और कोई भी व्यक्ति नेता जीवन में बना है वो एक बिरादरी की मार्फत नहीं, 36 बिरादरी के सहयोग के कारण ही बन पाता है। एक सवाल मेरा भी है सर, बोलिए। प्रोफेसर हंसराज ही क्यों बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से? नहीं, प्रोफेसर हंसराज इसलिए है क्योंकि प्रोफेसर हंसराज नंबर 1 तो शिक्षित सबसे ज़्यादा है। जितने लोग भी यहाँ पर बायोडाटा लगाएंगे शायद उनमें सबसे ज़्यादा शिक्षा मेरी होगी। तो इसलिए सरकार की योजनाओं को बनाने में, उनको लागू करने में मैं बड़ा महती भूमिका दे सकता हूँ। न केवल योजनाओं को समझ सकता हूँ, लागू कर सकता, बल्कि निर्माण में अपना सहयोग दूंगा। जैसे बानगी के तौर पर मैं आपको बता दूं, जब मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर रहा, हरियाणा सरकार ने सोचा कि किस तरह से नकल रहित हम रिटर्न एग्जामिनेशन को आगे ले जा सकते हैं, तो मुझे ही चुना गया
पूरा डेलीगेशन बाकी सदस्यों का मेरे साथ में गया और हम कई प्रदेशों में गए, उनका अध्ययन करके आए सिविल सर्विसेज का, और सारा ताना बाना मैंने ला करके दिया किस तरह से नकल रहित आप यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करेंगे। कॉलेज के अंदर सबसे पहली परीक्षा हमने ऑनलाइन करके दिखाई और नकल रहित रही। इससे हमने सिद्ध किया कि एक पढ़ा लिखा आदमी है वो न केवल योजनाओं को समझता है बल्कि योजनाओं का नई क्रिएशन, नया निर्माण करने में भी अपना सहयोग दे सकता है। सबसे कम पढ़ा लिखा नेता उम्मीदवार इस वक्त कौन है? मैंने सबकी डिग्रियां खंगाली नहीं है, लेकिन जिस वक्त कोई भी व्यक्ति अप्लाई करेगा तो उस बायोडाटा के अंदर सबको अपनी अपनी शिक्षा दिखानी होती है, तो आपको मालूम पड़ जाए कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे कम है। मैं किसी की टिप्पणी आज के दिन नहीं कर सकता, कौन अप्लाई करेगा नहीं करेगा ये भविष्य के गर्भ में है। पिछली सरकारों में जिस तरह से भ्रष्टाचार रहा है, तो क्या इस सरकार ने भी एजेंडा निकाला हुआ है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने बिगर पर्ची और बिगर खर्ची के इस प्रदेश को रोजगार देने का काम किया और मैं उसका हिस्सेदार रहा हूं। 2016 से 19 के बीच में 1 लाख लोगों को लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हम 70,000 लोगों को नौकरी दे पाए। बिगर पर्ची के, बिगर खर्ची के, पारदर्शिता से, निष्ठा से, ईमानदारी से हमने लोगों को रोजगार दिया और हमने आपको प्रूव करके दिखाया। कोई एक व्यक्ति इलाके हल्के में कह नहीं सकता कि हमने एक चाय का पैसा खर्च किया हो नौकरी प्राप्त करने के लिए। हमने नौकरी बिल्कुल निष्पक्षता के कारण, निष्पक्षता और उनके सामर्थ्य और इंटेलिजेंस के आधार पर दिया, योग्यता के आधार पर दिया। हमने पूरी एक एक बच्चे को नौकरी दी है और ऐसा करने में हम सफल भी रहे, हमने करके दिखाया है। राव साहब बन गए सांसद, क्या दूसरा राव साहब विधायक बनेंगे? पक्का बन सकते हैं। राजनीति में इस तरह का कोई बैन कहाँ है कि एक अगर राव कोई एमपी बन गया तो राव विधायक नहीं बनेगा, बन सकता है। अहिर रेजिमेंट की बात करें, क्या उनकी मांगे पूरी हो गई? 3 साल होने को आ चुका है। नहीं, देखिए जिस तरह का ये अहिर रेजिमेंट की डिमांड हमारे बिरादरी के लोगों के द्वारा उठाई जा रही है, उसके एक संवैधानिक पहलू भी होते हैं कि उसके लिए 2/3 बहुमत हमको चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो समाज है वो प्रयास कर रहा है कि भाई इस तरह से जो जन जागरण पैदा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपी लोकसभा में बैठ करके हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग को उठाए, क्योंकि हमने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो हम कुछ तनख्वाह नहीं बढ़वाना चाहते, पेंशन नहीं बढ़वाना प्रोफेसर हंसराज चाहते, केवल चाहते हैं कि हमारा तगमा लगता हो। तो इसलिए मैं उनकी जायज अगर बात को आपको समर्थन करता हूं। असेंबली में मौका मिलता है, विधायक चुनकर जाते हैं, तो क्या अपने समाज अहिर रेजिमेंट की मुद्दा को लेकर उठाएंगे? देखिए, अहिर रेजिमेंट का मुद्दा कोई फाइनेंशियल मुद्दा नहीं है, एक सम्मान का मुद्दा है। तो सम्मान के मुद्दे के अंदर मैं भी समाज के एक हिस्सा होने के नाते जो मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा, उनका सहयोग करूंगा। शिक्षा और चिकित्सा की बात करें तो हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा बड़ी महंगी हो रही है, तो इस आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं, शिक्षा और चिकित्सा महंगी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दुनिया कोरोना काल के दौर से गुजरी है और ऐसे ऐसे लोग भी हमारे पास में आए हैं कि आप मेरा इलाज करा दीजिए, आप देसी इलाज करा दीजिए या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा दीजिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जाना मेरे लिए संभव नहीं, मेरी ज़मीन बिक जाएगी और मेरे जीवन का आगे आने वाली पीढ़ी है वो कठिनाई के दौर में फंस जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन इतना कॉस्टली हो जाए कि मेरी आने वाली पीढ़ी को सहन करना पड़े। तो चिकित्सा और शिक्षा दोनों को हम, सरकार भी प्रयासरत कर रही है कि इतने हमने सरकारी स्कूलों को अपग्रेडेशन किया है, जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल दे वही सुविधाएं हम मुहैया कराएं सरकारी स्कूल में। तो नेचुरली बात है कि हमारे जो समाज का दृष्टिकोण में बदलेगा और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल फिर से लेकर आएंगे। तो हॉस्पिटल्स के लिए हम बता दें आपको कि सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। गुड़गांव के अंदर सरकार ने प्रयास किया, 700 बेड का जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल गुड़गांव बनने जा रहा है, हमने प्रयास किया, बन रहा है आपके सामने, टेंडर होने वाला है इसका। गुरुग्राम की आप बात करें, 700 बेड की बात कर रहे हैं, 9 साल में सरकारी हॉस्पिटल कितना बना दिया गुरुग्राम में? देखिए, गुरुग्राम के अंदर आवश्यकता के अनुसार समय समय पर हमने डिस्पेंसरीज खोलने का प्रयास किया, हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की बात करी है हमने। पिछले 9 साल के दौरान हमने एक तो आपको बाड़सा में एम्स दिया है। बाड़सा में एम्स देने के साथ साथ हरियाणा एक पहला राज्य है जहां पर एक ने 2 एम्स हैं। अभी रिसेंटली हमने मनेठी के अंदर एक एम्स एक और लाकर आपको दी, जो मुकम्मल एम्स का काम करेगा, सारी ब्रांचेज उसमें काम करेगी। तो बहुत बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने दिया। इसमें विशेष रूप से भूमिका राव इंद्रजीत सिंह जी की रही है, जो अपने प्रदेश में एक ने 2 एम्स बनवाने में कामयाब रहे हैं और उनके दोनों हल्के के अंदर लगते, एक तो हल्के के बिल्कुल साथ में है बाड़सा के अंदर और दूसरा उनके हल्के के। आखिरी सवाल रहेगा चलते चलते, बादशाहपुर विधानसभा को लेकर क्या लगता है? जो सड़कें टूट रही हैं, बाकी समस्याएं हैं, पिछले 1 हफ्ते की पीछे की बात करूं, बादशाहपुर
लाल बत्ती जो है वाटिका की जिसको बोला जाता है, वहाँ पर कूड़े का एक ढेर लगा दिया गया था। फिर अब उसको टीन से ढक दिया गया, अब उसको गाड़ियों से उठवाना शुरू अब करना गया जब चुनाव आ चुका है। देखिए, लोकल प्रशासन ने अपने इस दौर के ऊपर काफ़ी प्रयास किया। पीछे जिस एजेंसी को इको ग्रीन कंपनी को जो ठेका दिया गया था, टेंडर दिया गया, वो कंपनी बैकआउट कर गई और बैकआउट करने से कूड़े के ढेर जगह जगह पर लगने शुरू हो गए थे। तो सरकार ने अभी भरपूर प्रयास किया है कि पहले तो उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया, लोगों को दुर्गंध ना आए तो हमने ढकने का प्रयास भी किया, और इंतजाम करने में समय लगता है और अब उठाना भी हमने शुरू कर दिया है। कोई शक की बात नहीं कि बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि पूरा शहर दोबारा से आपको क्लीन नजर आएगा। सरकार इसके लिए गंभीर है और गंभीर प्रयास सरकार कर भी रही है। ठीक है।